बच्चों स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एस जी एजुकेशन जोन पे। बच्चों आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं फिजिक्स के आपके सबसे महत्वपूर्ण हर साल आने वाले प्रश्न, यानी कि आपका जो 6 मार्च का फिजिक्स का पेपर होगा उसके लिए आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें आपके सैद्धांतिक प्रश्न और आपका न्यूमेरिकल भी रहेगा और आपका जो है डेरिवेशन वाले भी प्रश्न रहेंगे और कुछ नियम भी रहेंगे। यानी कि आपका मिक्सअप क्लास रहेगा, हर प्रकार के प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और इससे पहले की जो भी क्लासेस कराई गई हैं फिजिक्स की, इस प्रकार की ये लगभग हमारी चौथी से पाँचवीं क्लास है, तो पीछे की जो 4 से 5 क्लास है उसे भी आप लोग जा करके जरूर देखें, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे प्रश्न ऐसे बताए गए हैं। और जो भी क्लास आपको कराई जा रही है किसी भी सब्जेक्ट की, उसको पूरा देखें, क्योंकि आपके क्वेश्चन जो हैं एकदम प्रॉपर आंसर के साथ और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सब बताए जा रहे हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। तो पहला प्रश्न है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए तथा इसका मात्रक लिखिए। और ये जो क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चों 2 नंबर में या 3 नंबर में जो है हमेशा पूछा जाता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए तथा इसका मात्रक लिखिए। तो आपका वैद्युत क्षेत्र की क्या होती है परिभाषा, ये देखते हैं। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो किसी बिंदु पर, यानी कोई आपका एक बिंदु है, यहाँ पर रखे कोई आपका परीक्षण आवेश, यानी कि आपका कोई बिंदु है, यहाँ पर कोई रखा आपका परीक्षण आवेश है, तो इस परीक्षण आवेश पर जो लगने वाला बल होता है, उस बल के और जो परीक्षण आवेश का आपका परीक्षण आवेश होता है, दोनों के जो है अनुपात को ही क्या कहते हैं, आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित किससे करते हैं, तो ई से प्रदर्शित करते हैं। और ई बराबर आपका सूत्र क्या होता है, तो एफ बटे में क्यू होता है। यानी कि आपका वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी बिंदु पर धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा वैद्युत क्षेत्र में रखा जो धन आवेश होता है आपका, उसके अनुपात को जो क्या कहते हैं, आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो ई बराबर आपका एफ बटे में क्यू होता है। और इसका मात्रक आपसे पूछा था, तो मात्रक आपका क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। यानी कि आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पूछे तो न्यूटन प्रति कूलाम आपका ये फॉर्मूला हो गया। और आपका परिभाषा, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। अब देखते हैं अपने अगले प्रश्न को, यानी दूसरे वाले प्रश्न को। तो दूसरा प्रश्न क्या पूछा है, वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के दोनों नियमों को समझाइए। और ये जो क्वेश्चन है, जब दोनों नियमों साथ में दे तो आपका जो है 5 नंबर में या 3 नंबर में पूछेगा। अगर 5 नंबर में पूछेगा तो बोलेगा कि फिगर के साथ, यानी आपका जो आरेख होता है, आरेख बनाकर समझाइए। तो हम जो है आपको आरेख बनाकर पूरा बताते हैं कि 5 नंबर में पूछे तब भी आपको कोई दिक्कत ना हो और 3 नंबर में पूछे तभी कोई दिक्कत ना हो। तो वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के दोनों नियमों को समझाइए। तो किरचॉफ के वैद्युत परिपथ संबंधी नियम देखेंगे हम, जिसमें आपका प्रथम नियम, पहला प्रथम नियम जिसे संधि नियम भी कहा जाता है, यानी कि प्रथम नियम जो है आपका किरचॉफ का, उसे संधि नियम के भी नाम से जाना जाता है। तो आइए देखते हैं क्या होता है आपका संधि नियम। तो किसी वैद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणित योग शून्य होता है। यानी कि आपका किसी वैद्युत परिपथ की जो है प्यारे बच्चों, किसी भी संधि पर मिलने वाली जो सभी धाराओं का बीजगणित योग होता है वो आपका क्या होता है, शून्य होता है। यानी कि किसी बिंदु पर आपका जब मिलती हैं कोई सभी धाराएं, तो उनका बीजगणित योग जो होता है वो शून्य होता है, अर्थात सिग्मा आई बराबर आपका क्या होगा, जीरो होगा। अब आइए देखते हैं कैसे जीरो होता है पूरा फिगर के माध्यम से। तो माना चालक जिसमें धाराएं I1, I2, I3, I4 तथा I5 प्रवाहित हो रही हैं। यानी कि कोई चालक है जिसमें आपकी धाराएं क्या क्या प्रवाहित हो रही हैं, तो I1, I2, I3, I4 और I5 प्रवाहित हो रही हैं, संधि O पर मिलती हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर फिगर के माध्यम से आपकी 5 धाराएं हैं, I1, I2, I3, I4 और I4, और कहाँ पर मिल रही हैं, तो आपका संधि O पर मिलती हैं। संधि की ओर जाने वाली सभी धाराएं धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली सभी धाराएं ऋणात्मक होती हैं। अगर बात करें यहाँ पर, तो संधि से जो दूर जा रही हैं धाराएं, जैसे I4 जा रही है, आपका I3 जा रही है और I5 जा रही है, तो ये धाराएं जो है वो आपकी ऋणात्मक होती हैं। यानी संधि से जो दूर जा रही हैं, यानी बिंदु O आपका संधि पॉइंट है, यहाँ से जो दूर जा रही हैं आपकी धाराएं, जैसे ये बाहर निकल रही हैं यानी कि दूर जा रही हैं, तो ये आपकी कौन सी होंगी, ऋणात्मक होंगी। और ये धाराएं जो I1 देख रहे हैं आप और I2 देख रहे हैं, इनका एरो अंदर की तरफ है, यानी कि ये संधि की ओर आ रही हैं। तो संधि से की ओर आने वाली धाराएं क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं, और संधि से जो दूर जाती हैं वो आपकी क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। यानी कि किरचॉफ के नियमानुसार अगर देखेंगे तो इस तरह, अतः I1 और I2 हमने आपको बता ही दिया धनात्मक होंगी, और I3, I4, I5 जो है वो आपकी ऋणात्मक होगी। तो किरचॉफ के नियमानुसार अब देखेंगे इसको। तो किरचॉफ के नियमानुसार आपका I1
प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5। अब माइनस क्यों हुआ है, जुड़ेंगे तो सभी, लेकिन इनका जो है ऋणात्मक मान होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या फिर I1 प्लस I2 बराबर का आपका I3 प्लस I4 प्लस I5 हो जाएगा। तो यही किरचॉफ के नियमानुसार होगा। अब आगे देखेंगे इसमें क्या होता है आपका। तो अतः परिपथ के किसी बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग उस बिंदु से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। यानी कि जो परिपथ में आने वाली जो धारा होती हैं, यानी कि ये जो आपका दूसरा वाला समीकरण है, I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4 प्लस I5, यानी कि परिपथ में जो आने वाली धाराएं होती हैं उनका योग जो होता है किसके बराबर होता है, परिपथ से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। यानी कि I1 प्लस I2 जो होगा वो बराबर होगा किसके, I3 प्लस I4 प्लस I5 के। उसके बाद देखेंगे आपका आगे, अर्थात ना तो संधियों में पर आवेश लाभ होता है और ना हानि होता है, अर्थात आवेश संरक्षण नियम पर आधारित है। अर्थात इसमें ना जब धारा जितनी आती है उतनी ही बाहर जाती है, तो इसका मतलब इसमें कोई आवेश का लाभ भी नहीं हो रहा है और कोई आवेश का हानि भी नहीं हो रहा है। अर्थात इसका मतलब ये किसका पालन कर रहा है, तो आवेश संरक्षण नियम पर आधारित है। यानी कि इसमें ना धारा का हानि या आवेश का ना हानि हो रहा है, जितनी धारा आपका अंदर आ रही है यानी कि I1 व I2 आ रही है, तो आपका I3 I4 और I5 जो है बाहर निकल रही है, यानी कि उतनी ही धारा जो है आपकी बाहर भी निकल रही है। इसका मतलब इसमें ना ही आवेश का कोई लाभ हो रहा है और ना ही आवेश का कोई हानि हो रहा है। यानी कि किस नियम पर आधारित है, तो आवेश संरक्षण का नियम पर आधारित है। अब आपका एक नंबर का यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो किरचॉफ का प्रथम नियम है अथवा संधि नियम है वो किसके संरक्षण पर आधारित है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं किसके संरक्षण पर आधारित है, तो आपका आवेश संरक्षण के आधारित है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, किरचॉफ का प्रथम नियम यानी कि संधि का जो नियम है वो किसके संरक्षण पर आधारित है, तो आपका आवेश संरक्षण नियम पर आधारित है। अब देखेंगे आपका दूसरा नियम यानी किरचॉफ का दूसरा नियम क्या होता है, तो इसे द्वितीय नियम या लूप नियम कहते हैं। यानी किरचॉफ के दूसरे नियम को द्वितीय नियम अथवा लूप नियम के भी नाम से जाना जाता है। अब इसमें क्या होता है, किसी परिपथ में प्रत्येक लूप या बंद पास के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धाराओं एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास या लूप में लगने वाले समस्त वैद्युत वाहक बलों की बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी कि किसी परिपथ में जो है प्रत्येक लूप या बंद पास, यानी आपका जैसे दो लूप इसमें बना, जैसे फिगर के माध्यम से आपको बताते हैं तो आपको समझ में आएगा। जैसे इसमें दो लूप बने हैं, जैसे आपका पहला और दूसरा, या बंद पास कहिए या लूप कहिए, तो विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धारा यानी कि इन दोनों लूपों में जो प्रवाहित होने वाली धाराएं होती हैं एवं संगत प्रतिरोध यानी इनके संगत प्रतिरोध जैसे R1 हो गए, R2 हो गए, तो संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का जो बीजगणितीय योग होता है उस पास या लूप में लगने वाले, जो इस पास या लूप में लगने वाला आपका वैद्युत वाहक बल होता है उसके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब आइए इसको देखते हैं पूरा बढ़िया से, तब आपको समझ में आएगा। जैसे अर्थात सिग्मा IR बराबर जो होता है यानी कि समस्त धाराओं समस्त धाराओं तथा उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल बराबर आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा ई हो जाएगा। यानी कि उसमें जो वैद्युत वाहक बल होता है उसके बराबर होता है। अब इस नियम को प्रयुक्त करते समय धारा की दिशा में चलने पर धारा व इसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल धनात्मक लेते हैं। यानी कि जब इस नियम का प्रयोग करते हैं तो धारा की दिशा में जब चलते हैं, तो जब धारा की दिशा में चलते हैं यानी कि धारा जब इस दिशा में बह रही है तो इस दिशा में जब चलते हैं तो इसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल हमेशा क्या लेते हैं, तो धनात्मक लेते हैं। तथा सेल से वैद्युत अवगट्य में ऋण इलेक्ट्रोड की ओर चलने पर वैद्युत वाहक बल धनात्मक होता है। यानी कि जब सेल से हम जब चलते हैं और उसके किस ऋण इलेक्ट्रोड की ओर जब चलते हैं, यानी सेल से जब ऋण इलेक्ट्रोड की ओर चलते हैं हम इधर की तरफ, तो आपका क्या होता है, वैद्युत वाहक बल भी आपका धनात्मक लेते हैं। तो अब देखेंगे आपका बंद पास एक के लिए, यानी आपका जो ये बंद पास एक था ये वाला इसके लिए, तो इसके लिए जब देखेंगे बंद पास एक के लिए तो I1 इंटू R1 माइनस I2 R2, तो यानी कि I1 R1 माइनस I2 R2। अब देखेंगे यहाँ पर कैसे माइनस, अब देखेंगे यहाँ पर हम जब धारा के दिशा में चल रहे थे तो धनात्मक लेते हैं, लेकिन धारा के जब विपरीत दिशा में होता है आपका, यानी कि धारा की दिशा में चलने पर धनात्मक लेते हैं और विपरीत दिशा में चलने पर ऋणात्मक लेते हैं, तो माइनस I2 R2 बराबर E1 हो जाएगा। आपका E1 धनात्मक होगा क्योंकि आपका जो है किसके इलेक्ट्रोड की ओर चल रहे हैं, यानी ऋण इलेक्ट्रोड की ओर चल रहे हैं, तो E1 आपका धनात्मक हो जाएगा और माइनस E2 जो है वो धन इलेक्ट्रोड की ओर चल रहे हैं, इसलिए माइनस E2 है। अब देखेंगे बंद पास 2 के लिए उसी प्रकार, तो बंद पास 2 के लिए आपका क्या हो जाएगा, I2 R2 प्लस ब्रैकेट में I1 प्लस R2, यानी क्योंकि यहाँ पर जो आपकी धारा है देखेंगे यहाँ पर I1 प्लस R2 यानी कि दोनों का योग आ रहा है बंद पास 2 में, तो देखेंगे I1 प्लस R2 और इसके साथ जो आपका संगत प्रतिरोध है क्या है, R3 है, और बराबर आपका E3 जो हो जाएगा वैद्युत वाहक बल हो जाएगा।
अब इन समीकरणों को हल करके हम I1 व I2 के मान भी ज्ञात किए जा सकते हैं। यानी अगर आपको मान ज्ञात करना रहेगा, जब भी आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल देगा तो इन समीकरणों के हिसाब से जो है आप I1 व I2 के मान भी ज्ञात कर सकते हैं। यह नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। इसे किरचॉफ का वोल्टता नियम भी कहते हैं। यानी किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है उसे वोल्टता का नियम भी कहते हैं। यानी कि अगर आपसे पूछे कि किरचॉफ के किस नियम को वोल्टता का नियम कहते हैं, तो किरचॉफ के द्वितीय नियम को जो है वोल्टता का नियम कहते हैं। और यह जो नियम है आपका 1 नंबर का, यहाँ से भी आपका जो है बहुविकल्पी में बन जाता है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, तो आपका ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। जैसा कि आपने देखा किरचॉफ का प्रथम नियम जो है वो आवेश संरक्षण पर आधारित है, लेकिन किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है किस पर है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं प्यारे बच्चों, उनको भी आप लोग फोकस करते चलिएगा, क्योंकि आपके एक एक नंबर भी बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, यानी तीसरे प्रश्न पर। तो तीसरा प्रश्न है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है। यानी कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहिए या इसी को कहते हैं आपका प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो दोनों को, इससे आपका क्या प्रभाव क्या है, यानी कि इससे आप क्या समझते हैं, इसको आपको बताना है। तो देखेंगे, जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की प्रकाश किरणों को आपतित किया जाता है, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। इस घटना को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। यानी कि आपका जो, जब किसी धातु की, यानी जब कोई धातु आपकी होती है उसकी सतह पर जो है एक निश्चित आवृत्ति से, यानी कोई निश्चित आवृत्ति होती है उससे अधिक आवृत्ति, यानी कि कोई आपका मान लीजिए निश्चित आवृत्ति 2 हर्ट्ज है, अगर उससे अधिक आवृत्ति यानी कि 3 हर्ट्ज कर दी जाए, तो मान लेते हैं हम, इतना है नहीं, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन मान सकते हैं कि जब निश्चित आवृत्ति 2 हर्ट्ज है लेकिन उसको बढ़ा करके 3 हर्ट्ज की प्रकाश किरणों को आपतित किया जाता है, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। यानी कि जब आवृत्ति को बढ़ा दी जाती है निश्चित आवृत्ति से, तो जो धातु की सतह होती है उनसे इलेक्ट्रॉन का क्या होने लगता है, उत्सर्जन होने लगता है। तो इसी घटना को जो है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। यानी कि आपका जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की प्रकाश किरणों को आपतित किया जाता है, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। इस घटना को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन एकदम बढ़िया समझ में आया होगा। और आप लोग जो है ये जो भी क्लास आपको कराई जा रही है, यानी कि पिछले 10-11 दिनों से आप सभी क्लासों को एकदम प्रॉपर देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सब आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से कराए जा रहे हैं, और सभी आपके प्रीवियस ईयर में लगातार पूछे गए क्वेश्चन, यानी कि हर साल पूछे जाते हैं। तो आप लोग इन क्लासों को एकदम बढ़िया से देखिए और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी एकदम बढ़िया से करिए, ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में जो है बढ़िया से बढ़िया नंबर प्राप्त कर सके। अब अगला यानी चौथा वाला प्रश्न देखेंगे, फोटान की ऊर्जा तथा संवेग में संबंध लिखिए। और ये आपका जो है 1 नंबर में पूछा जाता है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि फोटान की ऊर्जा तथा संवेग में संबंध लिखिए। तो आपका इसका सीधा सीधा संबंध क्या हो जाएगा, इतना ही सिर्फ आपको लिखना रहता है, P बराबर E बटे में C होता है। यानी कि P आपका जहां संवेग होता है, E आपका क्या होता है, ऊर्जा होता है, और C क्या होता है, प्रकाश का निर्वात में वेग या चाल कहिए। तो आपका क्या हो जाएगा, फोटान की ऊर्जा तथा संवेग में जो संबंध लिखने के लिए आएगा आपको, तो यही सूत्र आप लिख देंगे, P बराबर E बटे में C, और जो इनका नामकरण कर देंगे, जहां P आपका क्या होता है, संवेग होता है, E आपका क्या होता है, ऊर्जा होती है, और C आपका क्या होता है, प्रकाश का निर्वात में वेग होता है। अब अगला वाला प्रश्न देखेंगे, यानी पांचवा वाला। तो किसी चालक में प्रवाहित धारा तथा इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह यानी अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। यानी कि आपको जो है संबंध स्थापित करना है किसमें, किसी चालक में प्रवाहित धारा यानी आई, यानी उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह यानी अनुगमन वेग यानी VD में जो है उसमें आपको संबंध स्थापित करना है। और ये जो है प्यारे बच्चों आपको 5 नंबर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, और आप लोग अपने क्वेश्चन बैंक उठा करके देखेंगे तो लगातार ये जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि किसी चालक में प्रवाहित धारा तथा इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह यानी अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से आपका एक है। तो आइए देखते हैं इसमें संबंध कैसे आप जो है स्थापित करेंगे। तो धारा आई तथा अनुगमन वेग VD में संबंध, इस तरह से जो है आप हेडिंग डालेंगे जब भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछेगा। तो आपका किसमें संबंध पूछा है, तो धारा आई तथा अनुगमन वेग VD में संबंध, यानी प्रवाहित धारा और अनुगमन वेग में संबंध। तो अब जब भी ऐसे प्रश्न सॉल्व करेंगे कुछ थोड़ा मोड़ा लिख करके करेंगे, यानी कि जैसे जो भी काम आप करें, जैसे कोई समीकरण जैसे लिखते हैं तो इसके आपने कैसे इसको लाया वो लिख करके करें, ताकि जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो आपको जो है एग्जामिनर पूरा नंबर दे। ये नहीं कि डायरेक्ट समीकरण लिख करके आप हल करते चले जाए, इससे कोई फायदा नहीं होगा। आप थोड़ा मोड़ा लिखें कि कैसे ये समीकरण आया है। तो माना किसी तार के परिच्छेद में से Q आवेश 30 सेकंड से गुजरते हैं, यानी कि
मान लेते हैं हम किसी तार के जो परिच्छेद में से Q आवेश जो है t सेकंड से गुजरते हैं, तब तार में वैद्युत धारा क्या होगा? आपका फॉर्मूला होता है I बराबर Q बटे में T, आपको पता होना चाहिए, और इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। यानी कि I बराबर Q बटे T जो है आपका समीकरण नंबर 1। अब आगे देखेंगे, यदि तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल a है, यानी आपका जो तार है उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल a है, तथा उसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n तथा इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vd है, तब 1 सेकंड में तार के क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपकी क्या हो जाएगी? n a vd हो जाएगी। यानी कि अब यहाँ से आप देखेंगे कि यदि तार के जो आपका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कितना है? a है, तथा उसके प्रति एकांक आयतन से में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपका n हो जाएगा, तथा इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vd हो जाएगा आपका, तब 1 सेकंड में जो है आपका 1 सेकंड में तार के क्षेत्रफल में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? n a vd हो जाएगी। यानी कि 1 सेकंड में आपका ये हो गया। अतः t सेकंड में अगर बात करें, t सेकंड में तार से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो n a vd और t हो जाएगा। यानी कि t सेकंड में बोला है तो t हो जाएगी, n a vd t हो जाएगा। अब यहाँ से आगे देखेंगे कि टी सेकंड में तार के क्षेत्रफल में से गुजरने वाले आवेश की मात्रा कितनी हो जाएगी? यानी कि टी सेकंड में जो है तार के क्षेत्रफल से गुजरने वाले आवेश की मात्रा कितनी हो जाएगी? तो Q बराबर आपका निकालना है, तो Q बराबर आपका कितना हो जाएगा? n a vd गुणे t इंटू ई, और इसको मान लेंगे आपका समीकरण नंबर 2। तो आपको इसी प्रकार से जो है लिख करके अपने बोर्ड एग्जाम में भी करना होगा, जहां ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है, यानी कि स्मॉल ई जो आपका ये दिया है क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है। अब देखेंगे समीकरण 2 से Q का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि समीकरण 2 से यहाँ देखेंगे समीकरण 2 है आपका, Q का मान कितना है? n a vd गुणे t गुणे ई, और इसका मान कहाँ रखना है आपका? समीकरण 1 में रखना है। समीकरण 1 हमने क्या माना था? I बराबर Q इंटू टी। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो I बराबर जब यहाँ पर Q का मान ये रख देंगे, Q का मान आपका क्या है? n a vd t गुणे ई, और बटे में आपका क्या हो जाएगा? स्मॉल टी। तो यहाँ देखेंगे आप स्मॉल टी से स्मॉल टी कैंसिल हो जाएगा, तो I बराबर आपका क्या बचेगा? n a vd इंटू टी, यानी कि आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या बचा, क्षेत्रफल बचा, a से आपका क्षेत्रफल है, vd आपका अनुगमन वेग है, और ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और इसको समीकरण नंबर आपका मान लेंगे 3। अब आगे देखेंगे, यदि वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध है, यही आपका जो है वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध है, यानी कि आपका जो I बराबर n a vd e है, यही आपका क्या है? वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध है। यानी कि यहाँ तक जो है आपको सिद्ध करना था कि प्रवाहित धारा और अनुगमन वेग में जो संबंध वो इतना आपका हो जाएगा। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं, जिससे आगे आपको कुछ और चीजें मिल जाए, जैसे आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ दे इसमें, तो धारा घनत्व J तथा अनुगमन वेग vd में संबंध, यानी कि अगर इसी में आप देख लें कि आपसे वैद्युत धारा से पूछा था, सिर्फ वैद्युत धारा में और अनुगमन वेग में संबंध, लेकिन आपका एक क्वेश्चन यहाँ से और तैयार कर देते हैं कि अगर आगे आपसे पूछ दे कि धारा घनत्व J तथा अनुगमन वेग vd में संबंध, तो धारा घनत्व J बराबर आपका क्या होता है? I बटे में A होता है। यानी कि धारा घनत्व J बराबर आपका I बटे में A होता है, तो इसको समीकरण नंबर 4 मान लेंगे। अब I का मान जो है समीकरण नंबर 4 में रख देंगे, यानी I का मान जो हमने निकाला था n a vd e, उसको जो है समीकरण नंबर 4 में रख देंगे, तो J बराबर आपका क्या हो जाएगा? n e a vd बटे में A हो जाएगा, और A से आपका A यहाँ से कट जाएगा, तो J बराबर आपका क्या बचेगा? n e vd। तो यह जो है धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध है, यानी कि आपने 2 संबंध देख लिए। प्रश्न तो हम एक ही तैयार कर रहे थे, लेकिन आपका यहाँ से 2 प्रश्न तैयार हो गए। पहला क्या प्रश्न तैयार हुआ आपका? धारा घनत्व, माफ करिए, प्रवाहित धारा और अनुगमन वेग में संबंध आपका, यानी कि क्या आया? I बराबर n a vd e, जहां आपका vd ये है और ये है, इन्हीं के बीच संबंध स्थापित करना था। और दूसरा आपने देखा धारा, और दूसरा आपका हो गया किसमें? धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध, यानी J और BD में। जैसे यहाँ देख सकते हैं J आपका धारा घनत्व और BD यहाँ पर अनुगमन वेग, यानी कि आपको 2 संबंध यहाँ पर पता चल गए। तो जब भी आपसे पूछे प्रवाहित धारा और अनुगमन वेग में संबंध, तो ये वाला समीकरण आपको निकाल करके पूरा दर्शाना रहेगा, यानी इतना तक सिद्ध करना रहेगा। और इसी में अगर धारा घनत्व J और अनुगमन वेग में संबंध पूछे, तो ये जो है आपका ये इतना, ये वाला जो है फाइनल रिजल्ट आएगा। तो इसी प्रकार से जब भी आपको पूछे आपके बोर्ड एग्जाम में सूत्र निकालने के लिए, निगमन के लिए, तो आप जब भी प्रश्न करें तो उसके बारे में लिखे भी थोड़ा मोड़ा, यानी कि क्या कर रहे हैं आप। एक्सरसाइज जैसे J बराबर I ये कैसे आपका आया है, ये चीज़ें जो है आप लिखें, यानी धारा घनत्व J तथा अनुगमन वेग VD में आप संबंध दर्शा रहे हैं, तो ये चीज़ें उसके आगे लिखें भी। अब देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, कांच के उत्तल लेंस को कांच से अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि कांच का कोई उत्तल लेंस है
जब उसको कांच के अधिक अपवर्तनांक वाले यानी कांच का ही उत्तल लेंस है और कांच से जो अधिक अपवर्तनांक वाला द्रव है, यानी जो आपका कांच का उत्तल लेंस है उससे अधिक अपवर्तनांक वाले जब द्रव में उसको डुबोएंगे तो उसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि उसकी फोकस दूरी बदलेगी या फिर नहीं बदलेगी, आपको ये बताना रहता है। और ये आपका 1 से 2 नंबर में पूछ लेता है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि सैद्धांतिक प्रश्न है, आप लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि ऐसे प्रश्न ज़्यादातर नहीं पूछते, लेकिन कभी-कभी जो है पूछ लेता है। तो आइए देखते हैं, तो उसकी फ़ोकस दूरी है जो बढ़ जाएँगी, यानी आपका जो उत्तल लेंस है काँच का, उसकी फ़ोकस दूरी जो है बढ़ जाएगी तथा प्रकृति भी बदल जाएगी, यानी कि आपका फ़ोकस दूरी बढ़ जाएगी और प्रकृति भी बदल जाएगी। अतः उत्तल लेंस अवतल लेंस की भाँति व्यवहार करता है, यानी कि जो आपका काँच का उत्तल लेंस है वो किसकी भाँति व्यवहार करने लगेगा, तो अवतल लेंस की भाँति की व्यवहार करने लगेगा। उसकी फ़ोकस दूरी भी बढ़ जाएगी और प्रकृति भी बदल जाएगी और उत्तल लेंस जो है अवतल लेंस की भांति व्यवहार करने लगेगा, यानी कि उसका सब कुछ जो है परिवर्तन हो जाएगा। यानी कि जब भी कांच के उत्तल लेंस को कांच से अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोएंगे तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी और उसकी प्रकृति बदल जाएगी और उत्तल लेंस जो आपका है वो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करने लगेगा। तो ये जो है आपका उत्तर हो जाएगा इसका। अब देखेंगे अपना अगला यानी 7वां वाला प्रश्न। तो युग्म उत्पादन तथा युग्म विलोपन विनाश क्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। अगर दोनों आपको साथ में पूछे तो आपका 3 नंबर में पूछेगा। अगर अलग-अलग पूछे, सिर्फ पूछे युग्म उत्पादन को उदाहरण देकर समझाइए या फिर युग्म विलोपन को उदाहरण देकर समझाइए, तो 2 नंबर या फिर 1 नंबर में पूछेगा। यानी कि अगर दोनों प्रश्न को एक साथ दे दिया यानी युग्म उत्पादन और युग्म विलोपन को उदाहरण देकर साथ में समझाइए, अगर साथ दे दोनों क्वेश्चन तो आपका 3 नंबर में, अगर अलग-अलग दे सिर्फ ये दे कि युग्म उत्पादन को उदाहरण देकर समझाइए तो 1 नंबर या 2 नंबर में पूछेगा, या फिर युग्म विलोपन को जो है उदाहरण देकर समझाइए तो आपका 1 से 2 नंबर में पूछेगा। तो दोनों प्रश्न को साथ में ही देख लेते हैं। 1 नंबर में पूछे तो भी आपकी कोई प्रॉब्लम ना हो, 2 नंबर में पूछे तो भी, 3 नंबर में पूछे तो भी। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले आपका युग्म उत्पादन विनाश क्रिया क्या होती है आपका? जब कोई ऊर्जावान जब कोई ऊर्जावान गामा किरण फोटान किसी पदार्थ पर आपतित होता है तो वह पदार्थ के किसी नाभिक द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है तथा इसकी ऊर्जा से एक इलेक्ट्रॉन व एक पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति होती हो जाती है। यह प्रक्रिया युग उत्पादन कहलाती है। यानी कि जब कोई आपका ऊर्जावान जो है, जब कोई ऊर्जावान आपका क्या है, गामा किरण जो है, फोटान जो है किसी पदार्थ पर जो है आपतित होता है तो वह पदार्थ के किसी नाभिक द्वारा क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है तथा इसकी ऊर्जा से एक इलेक्ट्रॉन व एक पॉजिट्रॉन, यानी जो आपका कोई ऊर्जावान जो है गामा किरण जो है वो किसी फोटान पदार्थ पर जब आपतित होता है तो वह पदार्थ के किसी नाभिक द्वारा क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है तथा इसकी ऊर्जा से आपका क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का और एक पॉजिट्रॉन की जो होती है उत्पत्ति होती है। और यही क्रिया जो होती है आपका युग उत्पादन कहलाती है। यानी कि आपका जब कोई ऊर्जावान गामा किरण फोटान किसी पदार्थ पर आपतित होता है तो वह पदार्थ के किसी नाभिक द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है तथा इसकी ऊर्जा से एक इलेक्ट्रॉन व एक पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति हो जाती है। यह प्रक्रिया आपका युग उत्पादन कहलाती है। अब आइए इसको उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। तो ये आपका एच बी यानी कि वाई आपका हो जाएगा गामा फोटान, और जब इसको कराएंगे तो आपका क्या बनता है, एक पॉजिट्रॉन बनता है और एक इलेक्ट्रॉन बनता है। यानी कि ये आपका उदाहरण हो गया और इसकी परिभाषा आपने देख लिया क्या होता है, युग्म उत्पादन अभिक्रिया। अब देखेंगे आपका क्या होता है युग्म विनाश अभिक्रिया, यानी कि युग्म विनाश क्या होता है। तो युग्म विनाश जो है आपका युग्म उत्पादन के विपरीत होता है। यानी कि युग्म विनाश जो होता है एकदम जस्ट विपरीत होता है आपका युग्म उत्पादन के। जब एक पॉजिट्रॉन वह एक इलेक्ट्रॉन आपस में संयोग करते हैं तो वे तुरंत ही एक दूसरे का विनाश कर देते हैं तथा इसके स्थान पर दो गामा फोटॉन की उत्पत्ति होती है। यह प्रक्रिया युग्म विनाश कहलाती है। यानी कि आपका युग्म उत्पादन के विपरीत होता है आपका क्या, युग्म विनाश। यानी कि आपका 1 नंबर में यह भी पूछ देगा कि युग्म उत्पादन के विपरीत क्या होता है, तो आपका युग्म विनाश होता है। और इसमें होता क्या है कि एक पॉजिट्रॉन वह एक इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आपस में संयोग करते हैं तो वे तुरंत ही एक दूसरे का विनाश कर देते हैं। यानी कि जब एक इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक पॉजिट्रॉन से संयोग करते हैं तो वह तुरंत क्या कर देते हैं, एक दूसरे का विनाश कर देते हैं तथा इनके स्थान पर जो है आपके दो गामा फोटॉन की उत्पत्ति हो जाती है। और इनके स्थान पर जब आपस में विनाश कर देते हैं तो इनके स्थान पर दो गामा फोटॉन की उत्पत्ति हो जाती है। यह प्रक्रिया जो है युग्म विनाश कहलाती है। यानी यही जो आपकी प्रक्रिया होती है युग्म विनाश कहलाती है। तो ये देखेंगे आपका एक हो जाएगा पॉजिट्रॉन, अब प्लस में आपका एक हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, और ये जो है आपस में अभिक्रिया करते हैं, जब विनाश हो जाता है इनका तो आपके बन जाते हैं दो
आपके गामा फोटॉन, यानी कि एक ये गामा फोटॉन के अणु और एक ही, यानी कि 2 गामा फोटॉन के अणु बन गए। अब देखेंगे अपने अगले यानी 8वें वाले प्रश्न को, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2 नंबर में, 1 नंबर में भी पूछ लेता है और 2 नंबर में पूछ लेता है, और लगातार जो है आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। अभी हमने कुछ देर पहले अभी 5वें प्रश्न में देखा अनुगमन वेग Vd तथा प्रवाहित धारा में संबंध, तो वही कभी कभी उसी में डायरेक्ट दे देगा आपको। आपका अनुगमन वेग की परिभाषा भी लिखिए और संबंध भी स्थापित करिए, तो उसी में भी दे देता है और अलग अलग भी देता है कभी कभी कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। तो आपका क्या होता है ये देखते हैं। वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए वह विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं उसे अपवहन या अनुगमन वेग कहते हैं। यानी कि क्या होता है आपका अनुगमन वेग, तो वह वेग जिसके द्वारा जो चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं आयनों से टकराते हुए वह विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर बढ़ते हैं, वही आपका होता है अनुगमन वेग या अपवहन वेग। तो यही आपका हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग या अपवहन वेग की परिभाषा। अगला प्रश्न है आपका कि प्रकाश विद्युत कार्यफलन से आप क्या समझते हैं। और प्यारे बच्चों ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है कि प्रकाश विद्युत कार्यफलन से आप क्या समझते हैं। तो आइए देखते हैं आपका क्या होता है प्रकाश विद्युत कार्यफलन और इससे आप जो है क्या समझते हैं। तो प्रकाश विद्युत कार्यफलन वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी वस्तु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है उस धातु का प्रकाश विद्युत कार्यफलन कहलाती है। तो आपका क्या होता है वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी वस्तु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है उस धातु का प्रकाश कार्य फलन कहलाती है। यह धातु के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। सामान्य रूप से इसकी W द्वारा व्यक्त करते हैं। यानी कि जो आपका प्रकाश विद्युत कार्य फलन होता है वो किस पर निर्भर करती है, तो प्रकृति पर, यानी पदार्थ की जो प्रकृति होती है उस पर निर्भर करती है। और सामान्य रूप से हम इसे W से प्रदर्शित करते हैं। और W बराबर क्या होता है एच भी नॉट। W बराबर आपका फॉर्मूला हो जाएगा एच भी नॉट, और W बराबर एच सी बटे में लेंडा नॉट भी आपका होता है, जहां भी नॉट बराबर आपका सी बटे में लेंडा नॉट होता है, जहां लेंडा नॉट आपका क्या है तेली तरंग दैर्ध्य है। अब अगला और आखिरी वाला प्रश्न देखेंगे। आपका 10 प्रश्न इस क्लास में आपको बताए जाएंगे पूरे। और अंतिम प्रश्न है आपका 10वां वाला, नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं। यानी जो नाभिकीय विखंडन होता है उससे आप क्या समझते हैं। तो आइए देखते हैं नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते क्या है। तो 0 n के पावर 1 प्लस 92 u के पावर 235, और ये अभिक्रिया जब 56 ba के पावर 144 प्लस 36 के आर के पावर 89 प्लस 30 n के पावर 1 प्लस अत्यधिक ऊर्जा जब किसी भारी नाभिक पर तीव्रगामी न्यूट्रॉन टकराते हैं तो वह नाभिक दो या दो से अधिक छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है और द्रव्यमान क्षति के कारण अत्यधिक ऊर्जा निकलती है। भारी नाभिक के टूटने की प्रक्रिया को जो है नाभिकीय विखंडन कहलाती है। यानी कि क्या होता है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, तो आपका जो 0 n की पावर 1 प्लस 92 u की पावर 235, जब ये अभिक्रिया आपके आगे होती है तो 56 ba की पावर 144 प्लस 36 के आर के पावर 89 प्लस 30 n के पावर 1 प्लस अत्यधिक ऊर्जा जब किसी भारी नाभिक पर जो है तीव्रगामी न्यूट्रॉन टकराते हैं तो क्या होती है वो नाभिक जो है दो या दो से अधिक छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है और द्रव्यमान क्षति के कारण जो है अत्यधिक ऊर्जा निकलती है। यानी कि जब नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है आपका, जब वो नाभिक जो है दो या दो से अधिक छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो द्रव्यमान क्षति के कारण क्या होता है अत्यधिक ऊर्जा निकलती है और भारी नाभिक के टूटने की प्रक्रिया जो होती है इसी को क्या कहते हैं आपका नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया कहते हैं। यानी कि यही आपका जो होगा नाभिकीय विखंडन आपका 2 नंबर में जो है प्यारे बच्चों पूछा जाता है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो नाभिकीय विखंडन जब भी पूछे आपसे कि नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं, तो यही जो है आप नाभिकीय विखंडन के बारे में लिख देंगे कि 0 n के पावर 1 प्लस ये आपका समीकरण है उसका, और ये जो है अत्यधिक ऊर्जा जब किसी भारी नाभिक पर तीव्रगामी न्यूट्रॉन टकराते हैं तो वह नाभिक दो या दो से अधिक छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है और द्रव्यमान क्षति के कारण अत्यधिक ऊर्जा निकलती है। भारी नाभिक के टूटने की प्रक्रिया जो होती है यही आपकी नाभिकीय विखंडन कहलाती है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो है क्वेश्चन बढ़िया समझ में आएगा। इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बताए गए हैं सभी प्रश्नों को आप लोग एकदम बढ़िया से तैयार करिएगा, क्योंकि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपको उम्मीद करते हैं सभी प्रश्न एकदम बढ़िया से जो है समझ में आए होंगे। तो आप लोग जो है अगर किसी भी प्रश्न के सॉल्यूशन में दिक्कत होगी आपको तो आप लोग जो है कमेंट जरूर करिएगा। आपको जो है यानी कि आपको 1% की भी दिक्कत हो किसी भी प्रश्न में तो आप लोग बोलेंगे तो आपको दोबारा से वो प्रश्न जो है सॉल्व करा दिए जाएंगे। और आप लोग जो है अपने बोर्ड एग्जाम और आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी जो है एकदम बढ़िया से करिए। और पीछे जितनी भी क्लासेस आपको फिजिक्स की, केमिस्ट्री की
बायोलॉजी की या अन्य सब्जेक्ट की कराई गई हैं, इंग्लिश, हिंदी हो या सभी क्लासेस जो आपको कराई जा रही हैं एकदम प्रॉपर इसी तरीके से कराई जा रही हैं, तो आप सभी क्लासेस को पूरा करिए। क्योंकि जो है आपका क्वेश्चन जितने भी इस समय बताए जा रहे हैं, सभी आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। यानी कि जो आपका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में एकदम पूछने के जिनके ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है, उन्हीं प्रश्नों को कराया जा रहा है। तो आप लोग इन क्लासेस को एकदम पूरा से पूरा वॉच करिए। और जो है आपको किसी भी प्रश्न में अगर 1% की भी दिक्कत हो, तो आप लोग कमेंट करके बताइए हमें। उन प्रश्नों को जो है हम दोबारा करा देंगे, और जो प्रश्न नहीं पढ़ाए गए हैं, उनमें भी अगर आपको 1% की भी दिक्कत हो, कोई भी प्रश्न अगर आपको नहीं आता है, तो आप लोग कमेंट करके बताएँ, उन्हें भी हम आप लोगों को करा देंगे। और आप लोग जो है ऐसे अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में एकदम बढ़िया से डटे रहिए, और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी एकदम बढ़िया से करिए, और क्लासेस जो है एकदम पूरा देखिए, और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में मस्त व्यस्त रहिए।